तो फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हमारी इस हिंदी की लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्णमाला के। इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही देखे थे, जिसमें 25 क्वेश्चन हम पिछले में कराए थे क्योंकि लंबा हो गया था, इसलिए हमने रोक दिया था। अब इस वाले में हम फिर से वही 25 बचे हुए 25 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ज़्यादा इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। कंठ है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? अच्छा, मैंने इस बार थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा है क्योंकि मैं जब देख रहा था इसको तो बहुत छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए अब हम थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। पिछली बार मैं 8-9 क्वेश्चन एक ही साथ कॉपी कर रहा था यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, अगर आपने वो टेबल याद कर लिया तो आंसर आपके हाथ में रखा हुआ है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या कहा। क्वेश्चन पूछा गया है कंठ है और अल्प प्राण। जब कंठे की बात आई तो सबसे पहले आप ये खुद सोचिए कि कंठ वाले कहाँ से बोले जाते हैं, कौन सा वर्ण होता है कंठ का। कंठ से बोलने वाला, क्योंकि कंठ सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है और हमारे व्यंजन में क ख ग घ ये होते हैं, तो ये सबसे पहले क ख ग घ यहीं से बोले जाते हैं। तो आंख मूंद के आपको याद होना चाहिए कि भैया कै जो अपना वर्ण होता है, कै वाली जो पूरी सीरीज होती है वो हमारी कंठे होती है। तो कै वाली सीरीज के कौन कौन है इसमें? एक तो घ है, एक ग है, ये थ और फ, ये हट गया अपने आप। आपका तो आधा आंसर यहीं खत्म हो गया। अब आपको देखना है सिर्फ दो चीज़ें कि भैया इनमें से कौन सा है। तो कंठ ने तो हमें ये बता ही दिया था। अब बचा आपका अल्प प्राण, कि अल्प प्राण की वजह से अब याद करिए आप अल्प प्राण में, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको बोलना आ गया है, मैंने कहा था ना उच्चारण आपको सीखना चाहिए और सही तरीके से उच्चारण सीखना चाहिए। तो उच्चारण में सबसे पहले हम जो क ख ग, हम तो नॉर्मली जब बोलते हैं तो क ख ग घ सब एक मात्रा में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक मात्रिक हैं, ठीक है। लेकिन सही में होता है कैसे? क ख ग घ। ध्यान से सुनिएगा जरा। क ख, क में और ख में थोड़ा सा लंबा है, क छोटा है, ख थोड़ा लंबा है, क ख ग घ अंगा। तो पहला क छोटा है, ख लंबा है, ग छोटा है, घ लंबा है। तो क ख ग, क ख ग घ ऐसे है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो पहला है और जो तीसरे नंबर का और जो पांचवें नंबर का, ये तो क्या हो गए हमारे छोटे हो गए। थोड़ा हम छोटा बोलते हैं इनको, छोटा इन द सेंस कि मात्रा सिंगल रखते हैं। ख पे हम थोड़ा लंबा खींचते हैं, यानी कि मात्रा हम लंबी रखते हैं। तो मात्राओं से हमने बताया था, या बोलने की स्पीड समझ लीजिए, बोलने का तरीके से देख लीजिए कि अल्प प्राण और महाप्राण दो थे। तो अल्प प्राण में हमने क्या किया था कि जिसमें मात्रा या जो थोड़ी, जिसमें कम हवा बाहर निकलती है, जिसे हम समझ लीजिए कम टाइम के लिए बोलते हैं, वो अल्प प्राण होते हैं। और जिनमें हवा ज़्यादा निकलती है या ज़्यादा देर के लिए बोले जाते हैं, वो हमारे होते हैं महाप्राण। तो कौन कौन से थे अल्प प्राण हमारे? अभी आपने बोलने का देखा ना, क यानी कि पहला, खा लंबा है, ग यानी कि छोटा, घ लंबा है, और अंगा यानी कि पहला तीसरा पांचवा, यानी कि सारे। आपको याद हो जब मैंने ये पढ़ाया, पीछे देख लीजिएगा जाके आप, जब मैंने ये पढ़ाया तो मैंने कहा था कि सारे ओड जो है वो अल्प प्राण होते हैं और इवन वाले महाप्राण होते हैं। यानी कि ये तीनों अल्प प्राण के और ये दोनों महाप्राण के। और ग का नंबर कौन सा होता है? तीसरे नंबर का। क ख ग तीसरे नंबर पे आ गया। तो सीधी सी बात है, इसमें कंठ है, अल्प प्राण कौन सा हो गया आपका? ग। तो अगर आप क्वेश्चन को सही से देखेंगे तो उसी में आंसर मिल जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठ तालव्य स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ तालव्य क्वेश्चन भी देखना है। कंठ है, कंठ यानी कि जो गले से बोला है, लेकिन साथ में तालव्य भी जुड़ा हुआ भाई, स्वर भी है। तो स्वर में तो इसमें से कोई सा ऐसा तो नहीं है जो स्वर ना हो, ये तो सारे स्वर दे दिए। और क्वेश्चन में मैं एक चीज भूल गया, ये दीर्घ स्वर है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो दीर्घ औ री हट गया, क्योंकि री दीर्घ स्वर में नहीं आता, मूल स्वर में है, जिसे मूल स्वर लघु स्वर भी बोलते हैं। बाकी सारे ये दीर्घ स्वर हैं। यार एक ही हटा है, हम तो सोच रहे थे ऐसा करके 2-3 हट जाएंगे। चलिए तो कंठ पे पहुंचते हैं। कंठ में हमारे कौन कौन से थे, जरा ये याद करिए। कंठ में हमारा क वर्ण था और आ ही थे, आ यही तो थे। यहाँ पे क्या है? कंठ तालव्य, यानी कि गले से और तालू से जो बोले जाते हैं। कंठ और तालू से याद करिए, यानी कि जहाँ दो का कॉम्बिनेशन बन रहा है। दो का कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा था हमारा? सबसे नीचे की तरफ आइए, टेबल देखिए, कहाँ पे भाई? ये शुरू के तो हो ही जाते थे, ये तो सब शुरू की लिस्ट में आ जाते थे। आ जाओ यहाँ पर, कंठ तालु यहाँ पे किस में था? ए और आई में था ना, याद करो। तो भैया औ और ऊ भी नहीं आने के, क्योंकि ऊ कहाँ से बोला जाता है? अगर आप मुंह की पोजीशन देखेंगे, ऊ
तो ये ऊ ओंठ से बोला जाता है। औ, ये औ जो है कहाँ, औ नीचे, तो ये भी वहाँ पे बोला जाता है। तो अब आप कंठ और तालु की बात करते हैं तो बचा कौन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा कौन, हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओष्ठ है अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने तीनों चारों सब जोड़ दिए। इन्होंने कहा कि भैया ओष्ठ भी है, अल्प प्राण महाप्राण भी है, घोष और सघोष भी है। तीन चीजें एक साथ करके पूछ ली इन्होंने, यानी कि आपको उन तीनों का पता होना चाहिए कि कंठ से कौन सा है, अल्प प्राण महाप्राण के अकॉर्डिंग कौन सा है, और घोष और सघोष, घोष अघोष वाला कौन सा है, यानी कि सघोष और अघोष कौन सा है। कुछ नहीं करना, टेबल उठाइए, मैंने बता रखा है और आप आंख मूंद के मुझे बता देंगे कि ओष्ठ है। पहले तो बात ओष्ठ है, ओष्ठ है यानी कि ये पै वर्ण, इस पे पहुंच जाइए। तो इसमें से कौन कौन से हट जाएंगे, ये वह हट जाएगा क्योंकि ये तो दंतोष्ठ, दंत वाला, ये सॉरी दंतोष्ठ, ये दंत और ओष्ठ, दंत वाला ओष्ठ वाला, तो ये हट गया, बचा प फ ब भ, ये वाला है। चलो जी, अल्प प्राण की बात करते हैं, यानी कि पहला और तीसरा या पांचवा। तो प फ, प ह, ब भ, तो भैया फ तो यहाँ कट गया, तो प फ ब भ ऐसे थे, तो बचे दो, ये दो साथी बचे। तो किसकी, ओष्ठ की वजह से हमें ये पता लग गया कि पै वर्ण है, अल्प प्राण की वजह से हमें पता लग गया कि भैया प और ब से होंगे, दो तो हमने काट दिए। बचा कौन, घोष, यानी कि सघोष और अघोष। कुछ नहीं है, ये भी तो मैंने आपको बता ही रखा था, याद करो जरा, क्या बता रखा था कि अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरे वाले, जिसमें जिसमें स्वतंत्र ऋतुओं में क्या नहीं होता, कंपन नहीं होता, वो कौन से थे, पहला और दूसरा। और तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों क्या थे हमारे, जिनमें कंपन होता है। जिनमें कंपन होता है यानी कि सघोष, उनमें घोष थे, और जिनमें नहीं होता वो अघोष थे। तो अब यानी कि हमें कौन सा देखना, तीसरा चौथा पांचवा। तीसरे चौथे पांचवे में कौन है यहाँ पे तो पहले नंबर पे आता है, ये कौन से पे आता है, तीसरे पे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ब। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, हम उनको वहाँ मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हमने उसका बेसिक बैकग्राउंड पढ़ा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बेसिक क्वेश्चन बेसिक पढ़ के आएंगे, 4 लेक्चर देख के आइए, छोटे छोटे से हैं, और अगर आपने वो कर लिए कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है। यार 1000 बार बात कर चुके हैं, कुछ नहीं सोचना भाई, अंतःस्थ व्यंजन देख लो, ये लवे, जिसमें से हमारे क्या निकलते हैं, ये लवे में याद करो, अर्ध स्वर भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं अर्ध स्वर, यह और वह हिंदी में, और संस्कृत में चारों अर्ध स्वर होते हैं। संस्कृत से हमें मतलब नहीं, हमें तो हिंदी का मतलब है, यह लव, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, जिनमें कि जीभ मुंह को चारों तरफ पूरी तरीके से छू नहीं पाती, वो य र ल व होते हैं। एक तरीके से ना ऊपर छूती ना नीचे छूती, ना तालु ना मूर्धा, ना नीचे किसी को नहीं छूती, वो सारे क्या होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। या फिर स्वर और व्यंजन के बीच के जो वर्ण होते हैं उनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। या फिर एक और इसके साथ जोड़ लीजिए कि सांस की जो निकलने की गति है वो औरों के मुकाबले कम होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो सब मैंने बता रखा है अंतःस्थ व्यंजन में, तो वो चीज़ होती है। तो अंतःस्थ व्यंजन आँख मूंद के य र ल व, काम खत्म। ये होते हैं हमारे चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं भाई, जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो वो कौन से होते हैं, श, श, स और है, यही होते हैं ना ऊष्म व्यंजन। देखो जरा इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ड त ट, इन तीनों की तो कहानी खत्म होगी, बच गया एक बेचारा ह ही हमारा क्या है ऊष्म व्यंजन का है। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, तो ये उसमें से है। नेक्स्ट कौन सा है, इनमें से किसका उदाहरण उच्चारण स्थान दंत है। जब दांत की बात आ गई तो हमें तो अपने इस वाली टेबल को तो हमें याद रखनी है। और दंत कहाँ आते हैं, दंत हमारे कहाँ आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं ना, कंठ, उसके बाद कौन आता है, तालु आगे वाला, फिर मूर्धा ऊपर वाला, और फिर दांत बाहर वाले, दंत पे आते हैं ना। तो दंत में हमारा क च ट, ये तय वर्ण वाला आता है। भैया तय वर्ण वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो ग तय वर्ण का नहीं, हटा दो, पै वर्ण का नहीं है, तय च भी तय वर्ण का नहीं है। ले भैया एक ही बचा है, तो इतना आसान क्वेश्चन भी आता है भाई। ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं जब हमने वो टेबल पढ़ रखी हो, जब हमने व्यंजन वर्णमाला के बारे में सब कुछ पढ़ रखा हो, तब हमें लगता है बहुत आसान है। और जब हमने नहीं पढ़ा हो तो हम कहते हैं यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या आ गया, और इसको पक्का तुक्का मारते हैं, और तुक्का मारते हैं तो गलत होना ही होना है, निश्चित है। मेरे साथ तो यही होता है, तुक्का मारा समझ लो गया गलत।
कभी मेरा तुक्का सही नहीं होता, पता नहीं कौन से फॉर्मूले से तुक्का आता है मेरा सही नहीं होता, आपका सही होता है तो बहुत अच्छी बात है भैया। नंबर से मतलब है कि नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर आप तुक्के पे विश्वास नहीं रखते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ के जाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपका जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर कौन सा है भाई साहब। पहली बात तो स्वर की बात है तो सारे स्वर लिखे हुए हैं। ह्रस्व यानी कि छोटा, यही तो था ना ह्रस्व, छोटे वाला। तो छोटे वाले में कौन है, ये ई, ऊ और री, ये तीनों क्या थे हमारे, ह्रस्व थे। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे कट गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बचती है बात किसकी, मूर्धन्य की। भैया देखो सीधी सी बात है, जब शुरू करते हैं तो कंठ से करते हैं, तो पहले दो आ ये दोनों हट गए, ये क्या हो गए कंठ के। कंठ के बाद कौन आता है, तालु। तालु में आ के बाद कौन आता है, और आ के बाद कौन आता है, ई और ई आते हैं। तो इसका मतलब ये वाले भी कट गए, ई वाला, क्योंकि ये किस में आ जाएगा, तालु में। तीसरा कौन था हमारा, मूर्धन्य। मूर्धन्य में याद करो हमारा जो है, यहाँ पे हमने आ वाली जो टेबल बनाई थी उसमें थोड़ा सा चेंज था। क्या था कि अ और आ का एक जोड़ा था, फिर ई और ई का एक जोड़ा था, फिर उसके बाद ऊ और ऊ का जोड़ा था, जो कहाँ चला जाता है, ओष्ठ पे चला जाता है। तो बीच में कौन कौन रह गए थे, मूर्धन्य। और मूर्धन्य में यहाँ इसके बाद आता था री, मैंने लिखवाया हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर, ह्रस्व भी है और मूर्धन्य भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत्य वत्सर्य में महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा लगता है, जब वो लिख के देते हैं ऐसा वैसा ऐसा वैसा। भाई कुछ नहीं होता, दंत तालव्य होता तो बात थी। दंत वत्सर्य यानी कि दंत के वर्ग वाला कौन सा है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए इस शब्द पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ये सिर्फ वर्ण वाला है, मतलब इसके वर्ग वाला है, इसका मतलब ये होता है। तो दंत यानी कि दांत की जहाँ बात आ गई तो हमें बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए, त थ द धा, त थ द धा दंत में है। तो तय वाले कौन कौन से हैं, छह की कहानी खत्म, थ की कहानी खत्म। तो बात किसकी, ता की। तो तय वाले में देखो भैया, ये था और ये दोनों कट गए, बच गए कौन कौन से हमारे, धा और था। तो क्या था इसका, त था दा धा न थे ना भाई, त था द धा न, यही तो थे कंठ दंत वाले हमारे। तो इनमें दो हैं, अब इन दो में से चूज करना है। इन दो में कौन सा चूज करना है, महाप्राण। महाप्राण यानी कि जिसमें लंबी ध्वनि जाए। लंबी ध्वनि किस में जाती है, दूसरे में और चौथे में। भाई यही तो महाप्राण थे, था और धा दोनों। अरे यार फिर मर गए, अब किसका चूज करेंगे। भैया भी एक और चीज भी तो दे रखी है, इस पे क्यों नहीं जा रही है नजर, इस घोष पे क्यों नहीं जा रही। ये तो आंसर दे रखा है, इन्होंने लिखा है, आंसर दे रखा है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। और घोष और सघोष में कौन कौन, सॉरी घोष और अघोष में कौन से थे, यानी कि सघोष और अघोष में कौन से थे, पहला और दूसरा क्या थे, अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा क्या थे, सघोष। तो भैया पहला और दूसरा तो यहाँ काट दो, क्योंकि ये किसमें नहीं है, सघोष में नहीं है। बाकी बचे जो है ये तीनों सघोष, ये तो हो गए हमारे अघोष, और ये तीनों हो गए सघोष या घोष। और इन्होंने यहाँ दे ही रखा हमें कि हमें घोष से बात करनी, तो घोष में कौन बचा है, ध। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है। अरे भाई सोचना ही नहीं है, आंख मूंद के अढ़ा अढ़ा, क्योंकि हमने बताया था कि हमने दोनों को हिंदी में यूज किया था, अढ़ा को और अढ़ा को, ये दोनों यूज किए थे। और हमने ये भी कहा था कि भैया इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। देख लो कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये रहा मेरा प्यारा अढ़ा, सॉरी अड़ा, अड़ा, ये अड़ा है, वो अढ़ा है, ढह वाला अढ़ा है। तो क्या सोचना है इसमें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। इतने आसान क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो मैं मानता हूँ पेपर बहुत ईजी बना रखा है उन्होंने, मुश्किल तो बहुत फिर मुश्किल होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। पहली बात तो ओष्ठ्य, अब जब ओष्ठ्य दीर्घ स्वर की बात आ गई तो सारे के सारे स्वर होने चाहिए, व्यंजन की बात ही खत्म हो जाएगी। दीर्घ की बात, अब अच्छा ओष्ठ्य के बाद हमारे कौन सा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ये कट गया क्योंकि ये क्या है, हसु। ये कट गया क्योंकि ये क्या है, हसु। ये कट गया क्योंकि ये क्या है, हसु। ये तीनों तो हसु में बचा एक यार ऊ, ये जो बड़ा ऊ जैसे आप बोलते हैं ऊ ऊ ऊ ऊ वाला जो ऊ है, यही क्या आएगा आपका दीर्घ स्वर। और ये बोला कहाँ से जाएगा, मैंने यहाँ बताया था ना, कंठ तालु मूर्धा करके जो बताए थे। बचता कौन है आपका ऊ,
तो ओष्ठ है, ओठ से ही बोला जाता है ना, ऊ, यहाँ से ऊ, आप खुद भी करके देखोगे तो आपके ओठ ओठ ही बोलेंगे उसमें। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए खैर, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है यानी कि दंत्य में कौन सा होता है? तय, यानी कि जो तय वर्ण का है वो नहीं होगा, बाकी सारे इसमें होंगे। तो तय वर्ण में कौन कौन से थे? त, त था, द, ध, न, यही थे ना। तो भैया ना भी है, ये नहीं होगा, ता नहीं होगा, दा नहीं होगा, बचा कौन? एक टा। टा कौन सा हमारा, कौन से वर्ण का है? मूर्धा का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ट वर्ग में से किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? भैया जस्ट क्वेश्चन सिर्फ बदला है और कुछ नहीं है, सिर्फ उसका बोलने का तरीका है। यहाँ पे पूछा कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ये कौन सा? मूर्धा है, ये हमको पता है। और यहाँ पे पूछा ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो सीधी सी बात है भैया, मूर्धा। मूर्धा से जो बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य बोलते हैं ना, जैसे तालु से बोलने वाले तालव्य, कंठ से बोलने वाले कंठ है, ठीक है, ये चीज़ हमने बता रखी है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य है। और मैंने एक क्वेश्चन और ऐड करा, यह रह लेव है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ भाई एग्जाम में, ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ था। यूपी पुलिस का जो एसआई का एग्जाम था उसमें, यह रह लेवा किस वर्ग के व्यंजन है? तो भाई मुझे नहीं इसका आंसर करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह रह लेवा कौन से हैं, अर्ध स्वर हैं। यह और वह कहाँ किस किस के बीच में होते हैं? ऊष्म और स्पर्श के बीच में होते हैं। कौन से? जो मुंह से जब बोलते हैं तो जीभ पूरी तरीके से लग नहीं पाती, सभी हिस्सों पे अंतःस्थ बोलते हैं, इसीलिए इनको अंतःस्थ बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित, अच्छा ये सारे क्वेश्चन जो अब शुरू हो रहे हैं इसके बाद से, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। और मेरा मानना ये है अपना पर्सनली कि आईएएस के यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद, यानी कि आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद इंडिया में जो सबसे, ये इंडिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम मैं मानता हूँ कि वाकई में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। इस सारे एग्ज़ाम बाकी इससे नीचे नीचे हैं, भले चाहे आपका वो आईआईटी जेई का हो, भले चाहे आपका वो नीट का हो, भले चाहे आपका वो गेट हो, भले चाहे वो आपका सीए का हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। मतलब मेरे हिसाब से क्या, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो ये आईएएस का एग्ज़ाम सबसे मुश्किल होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैं एग्ज़ाम रखता हूँ वो यूपीपीएससी का रखता हूँ, क्योंकि वाकई में बाकी और स्टेट्स के पीसीएस होते हैं, लेकिन उनका लेवल जो है इनसे थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसका लगभग सारा सिलेबस आईएएस के जैसा ही होता है। इसमें खुद का यूपी के स्टेट का भी बहुत कम पूछा जाता है। बाकी सब में जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अपने स्टेट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो ईजी हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो स्टेट का मतलब ही नहीं है, तो स्टेट के शायद 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सब बाहर के हैं, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया जैसा आईएएस से बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो उसके एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा आप कितना कितना मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल एग्जाम है तो क्वेश्चन भी मुश्किल होगा, लेकिन अब हमें मुश्किल लगेगा तभी तो हम मुश्किल मानेंगे, अदरवाइज तो हम ईजी मानेंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। अरे यार ये मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे तो इसे मुश्किल नहीं कहेंगे। अंतःस्थ या वाह, देखो भैया कहाँ पे है, वह भी है, ल भी है, र भी है, बचा कौन? एक प। प अंतस्थ है ही नहीं भाई, यह र ला वा, यह छोड़ गए, अपने साथी को भूल गए तुम, यहाँ के बैठ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये यूपीएस का है, और ये यूपीएससी में भी 2024 में पूछा हुआ है, यानी कि जस्ट लेटेस्ट लास्ट, तो इसलिए मुश्किल नहीं है अगर हमने पूरा पढ़ा है तो। विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे अपनी एक टेबल बना रखी है, उसमें हमने लिख रखा है कि सबसे पहला विसर्ग कहाँ से बोला जाता है। वो तो सबसे पहले गले से बोला जाता है ना, ह की ध्वनि आती है कंठ, तो कंठ, कंठ से बोला जाता है, गले से, यानी कि कंठ। काम खत्म, कितना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य यानी कि जो तालु से बोले जाते हैं। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? दूसरे नंबर पे तालु आता है, च छ ज झ वाला। तो अब देखो इसमें तो च भी है, झ भी है, छ भी है, ये तीनों तो पहले ही कट गए क्योंकि ये तो तालु से बोले जाते हैं। बचा कौन है? क। अरे हमें तो पता ही है यार कि जो क है वो कंठे से बोला जाता है, सबसे पहले कंठे आता है, सबसे पहले क वर्ण आता है, फिर तालु आता है, तो च वर्ण आता है। च वर्ण के 3 थे, काम ही खत्म हो गया, आंसर यही लिखा हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर मुझे अच्छा लगा, ऐसे क्वेश्चन मुझे वाकई में अच्छे भी लगते हैं। सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है? मैं इसको जरा करता हूँ, ये मैं ऊपर के हटा देता हूँ। देखिए वर्तनी विश्लेषण, ये मैं ज़रूर कहूँगा आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये आपको हिंदी बोलने में भी और हिंदी लिखने में भी बड़ा काम की चीज़ है। चलिए कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सत्ताच्युत, ये लिखा हुआ है हमारा। अब हमने बताया आपको कि हमें एक एक वर्ण को अलग अलग करना होता है,
वर्ण में दो चीज़ें, स्वर और व्यंजन। तो जहाँ स्वर है हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ व्यंजन है उसके साथ स्वर जोड़ना पड़ेगा। और कौन सा स्वर बाय डिफॉल्ट जुड़ा होता है? वो अ जुड़ा हुआ होता है। चलिए पहले तो मैं इसको एक एक करके अलग करता हूँ। तो ये हो गया स प्लस ये क्या है? त है, लेकिन पूर्ण नहीं है तो इसलिए हलंत के साथ है। अगला क्या है? पूरा ता है, ता पे आ की मात्रा है, प्लस ये भी च अधूरा है तो हलंत के साथ होगा। ये हो गया यू और प्लस ता पूर्ण। लेकिन क्या ये बिल्कुल विश्लेषण हो गया? नहीं हुआ भाई, इसको स्वर और व्यंजन को भी अलग अलग करना है। तो जो स है इसके साथ जो व्यंजन जुड़ा हुआ है, अगर ये हलंत के साथ होगा ये तभी तो पूरा बनता है। ये दोनों मिलके ही तो इस स को बनाते हैं, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है ये दोनों मिलके इसको बनाते हैं। प्लस त अधूरा है, हलंत के साथ है, इसलिए इसमें कोई स्वर नहीं होगा। प्लस आगे क्या है? ये त प्लस उसके साथ क्या है? आ। हलंत के साथ त है, उस पर ये मात्रा है जो हमने 12 खड़ी मात्राएं बनाई थी ना, मात्रिक स्वरूप। तो मात्रिक स्वरूप हो गया ये। तो त प्लस आ हो गया, प्लस च अधूरा है, हलंत के साथ है इसलिए कोई स्वर नहीं आएगा। प्लस ये या है, या में कौन सा स्वर है? ये ऊ, छोटा ऊ जिसे हम बोलते हैं ऊ, ऊ की मात्रा का है। प्लस बचा क्या है यहाँ पे? त। ये त है, और त भी स्वर के साथ बाय डिफॉल्ट अस्वर है। ये बन गया स अ त त च यो उ त। ऐसे ऐसे ये दिखा जाएगा। तो अब ये पूर्ण विश्लेषण हुआ। इसलिए इस तरीके से आपको एक एक अक्षर को स्वर और व्यंजन में कन्वर्ट करना है। एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को पहले अक्षर में ले लीजिए, अक्षर से फिर उसको क्या कर लीजिए? स्वर में कर लीजिए, स्वर और व्यंजन दोनों में कर लीजिए। अक्षरात्मक हिंदी याद रखिएगा, वर्णात्मक हिंदी नहीं है, अक्षरात्मक हिंदी है। इसलिए हर एक अक्षर को किसमें? पहले हमने क्या करा? अक्षरों में बदला, अक्षरों से फिर हमने उसको स्वर और व्यंजन में बदला। कोई भी हो इसी तरीके से हम कर लेते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे वर्तनी लिखा हुआ है। वर्तनी को, अच्छा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, अरे मैंने ए कहाँ से लगा दिया भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हाँ बी होगा ना, स अ त आ च य उ त अ। ठीक है, यही होगा। ये प्लस तो मैंने प्लस करके लिखा हुआ है इसलिए, अदरवाइज तो ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक वर्तनी को और देख लेते हैं। वर्तनी, वर्तनी को कैसे लिखेंगे? व प्लस ये ऊपर र जा रहा है, तो ये ऊपर कब जाता है? इसका ये वाला रूप कब आता है? रेफ रूप कब आता है? जब ये र आधा होता है, ठीक है, तभी तो जाता है। उसके बाद त है, उसके बाद नी है। अब इसको कैसे करेंगे? व प्लस आ, र अधूरा इसलिए जरूरत ही नहीं, हलंत के साथ है, ता को फिर हलंत बना दो, इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, प्लस नी, नी हलंत के साथ हो गया। और कौन सी मात्रा लगी हुई है इस पर? मात्रिक रूप कौन सा है? जिसे आप बड़ी ई का कहते हैं, बड़ी ई, यानी कि ई, ये ई वाले ई है। तो ये वर्तनी को लिखने का तरीका। आप कोई भी शब्द ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही ले लिया बीच में टाइम पास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। ये कौन से ईयर में आया था? ये 2021 में आया था। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है? हिंदी शब्दकोश में से अक्षर वाला जो होता है, अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? भाई हम सबको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये किस किस से मिलकर बना होता है। याद है, क, हलंत वाले क और श से मिलकर बना होता है। इसीलिए अक्षर हमेशा मेरे याद दिया था, अक्षर। तो हम क्या बोलते हैं इसको? अक्षर, यही था ना, अक्षर। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे ना तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए हमने ये ये जो बनाया हुआ है ये है। तो किसके बाद आएगा? सीधी सी बात है, जब क से बन रहा है तो क के बाद ही आएगा, इसलिए इसमें सोचना ही नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं और यूपीएससी में पूछा हुआ है तो इसलिए एक्सप्लेन करके बता दिया भाई कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। अगर नहीं पढ़ा है तो मुश्किल ही है मेरे भाई, मुश्किल ही है। अगर नहीं पढ़ा हुआ और पढ़ा हुआ है तो कहोगे यार ये बच्चे वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हो हमसे। और वैसे भी सीधी सी बात है, हिंदी में ये बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। बस ये याद रखना, आप ईयर देखते चले जाओ, हर ईयर में यूपीएससी में पूछा हुआ है। यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आता है, यूपी टेट में आता है, सी टेट में आता है, या किसी भी पीसीएस के एग्जाम में आता ही आता है। और यूपीएससी में भी आता है, जो आईएएस वाला एग्जाम होता है उसमें भी हिंदी में आते हैं। देखते जाइए, ये इसीलिए मैंने सबसे पहले सबसे ज़्यादा जोर इसी पे दिया है कि भाई इसको सीखो सबसे पहले, 1 नंबर फ्री का है, पक्का है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं,
निम्न में से अयोगवाह कौन सा वर्ग है? निम्न में से अयोगवाह कौन सा वर्ग है? अयोगवाह कौन से होते हैं भाई? दो ही तो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, यही दो थे। अनुस्वार और विसर्ग सोचना ही नहीं यार, जिसने वर्णमाला पढ़ी वो आंख मूंद के लगाएगा और चलेगा। अरे 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहोगे यार क्या ये 2020 में वो आया था ना कोरोना, तो कोरोना मैंने ना आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। कहोगे ये आसान क्वेश्चन कोरोना की वजह से पूछा होता है? ये पूछते ही आसान है भाई, हमने अगर पढ़ा तो पूछते ही आसान है। निम्न में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य नहीं है? भाई आंख मूंद के बताओ, मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य कौन सा? यानी कि ट वर्ग। ट में कौन कौन से आते हैं? ट ठ ड सॉरी ट ठ ड ढ अणा, यही आते हैं ना तीनों चारों। फिर मैं देख लो भैया कौन सा है। टा भी है, डा भी है, ठा भी है, बचा कौन? एक बेचारा जा, ये बिरादरी से बाहर निकाला हुआ इन्होंने। ये किसकी बिरादरी का है? ये इसकी बिरादरी का है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? यहाँ के थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस लेवल पे पढ़ते नहीं हैं। अब आप जाइए वापस मेरा लेक्चर देखिए और उसके बाद बताइए विवृत स्वर। स्वर की बात है। विवृत विवृत का मतलब क्या होता है? जिसको बोलने में आपका पूरा का पूरा मुंह खुलता है। तो ये चार टाइप के थे। मुंह खुलने के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया था तो कौन कौन से थे? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ऐसे ही थे ना। देखिए अब मेरे उच्चारण में खुद कितनी गलती है। मैं इसको क्या बोला? अर्धसंवृत, व्रत नहीं है वृत्त है, वृत्त, इसमें नीचे री की मात्रा है। यही उच्चारण की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उच्चारण को ठीक करना शुरू करेंगे तो हिंदी हमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और ये ऐसा धरती पर कोई प्राणी नहीं है जो हिंदी के उच्चारण को बिल्कुल सही बोलता है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर करेगा। मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो मैंने खैर चलिए बताया विवृत स्वर की बात करते हैं। चार टाइप के जो मैंने बताया, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। तो विवृत में सिर्फ एक ही आता है, कौन सा? जिसमें पूरा मुंह खुलता है, वो कौन सा? आ खुल गया ना आ पे। तो देखो इसमें कहीं आ है क्या? है भैया, ये रहा, यही इसका उत्तर होगा। और विवृत में सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो आ ही है, ये अकेला ही है, इसके अलावा कोई नहीं आता। बाकी सब में मुंह या तो आधा खुलता है या बंद रहता है, जैसे हमने बताया था ना, वो देख लीजिएगा एक बार जाके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, निम्न में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? भैया जब तालु की बात आ गई यार, इतनी देर से रटे जा रहे हैं वही क्वेश्चन, यूपीपीसीएस पूछा जा रहा है, हम क्या करें भाई? आसान क्वेश्चन है। तो तालु में कौन सा वर्ग आता है? च वाला वर्ग। च वाला देख लो भैया कौन है? कै, ठ, मैं, तीनों वर्ग अलग है, बचा एक छ, बात ही खत्म हो गई। 6 वर्ग वाला आता है। ये शायद आई थिंक 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019, ये 2000 शायद 18 का है, ये इसी तरीके से है, मतलब सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। ठीक है, मैं ईयर लिखना भूल गया। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक होता है? ज़रा एक चीज़ याद करो, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने ये लिखा था, और इसको जब हम लिखते हैं तो संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों ही चीज़ें सही है। तो ये जो बिंदी अनुस्वार की, ये बिंदी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई? यहाँ पे तो मैं बन गया, यहाँ पे इसका न बन गया। भाई यहाँ पे मैं बना, यहाँ पे न बना, क्यों बनता था? क्योंकि ये इसके जस्ट बाद वाले जो भी अक्षर है, जिस भी वर्ग का वो अक्षर होगा, उसके 5वें अक्षर के बराबर बन जाता है। तो 5वें अक्षर के बराबर बन जाता है, तो 5वें अक्षर में कौन कौन आते हैं? अंगा भी आता है, अय्या भी आता है, अणा भी आता है, ये 5वें अक्षर में नहीं आता है। तो इसका मतलब हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? यह ध्वनि का सूचक नहीं है। यह किसकी होती है? अंत्यस्थ की होती है। यह अलावा अर्धस्वर वाली बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सेम टाइप के हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर अय्या व्यंजन है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। अय्या व्यंजन अगर जो है यहाँ पे लिखे होंगे इस तरीके से, अगर उसमें ऑप्शन में नासिक है, नासिक्य या नासिक है, तो आप जाएंगे 5वें अक्षर के लिए किस पे? नासिक पे। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इनमें से जो भी ऑप्शन होगा जिसके अकॉर्डिंग होगा वो देखते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अय्या कौन से में आता है? आपके दूसरे वर्ग में, च छ ज झ अय्या, इसमें आता है। और ये कौन से होते हैं? तालु वाले, यानी कि ये कौन से हो जाएंगे? तालव्य। ऑप्शन देखो, तालव्य और नासिक है क्या? तालव्य है, नासिक नहीं है। अगर नासिक आता तो इसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता नासिक्य। अब नासिक्य इसमें है नहीं, तो बचा कौन सा? तालव्य। यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन उसी तरीके से, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक यानी कि जो नासिक वाले हैं, जिसमें अभी हमने कहा अनुस्वार, अनुनासिक और अयोगवाह। तो अयोगवाह सिर्फ कंठ से बोला जाता है, बाकी ये दोनों कहाँ से आते हैं? नासिक, यानी कि नाक वाले और मुंह वाले, जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। एक में नाक, खाली नाक का होता है तो वो
अनुस्वार हो जाता है, और जिसमें नाक और मुंह दोनों का होता है वो अनुनासिक हो जाता है। ये किसके वो होते हैं, ये होते हैं पंचमाक्षर के लिए, ठीक है। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, जो पंचमाक्षर होते हैं, कौन से, अंगा, अय्या, अणा, ना और मा, ये मा, ये वाला, ठीक, ये होते हैं। चलिए, तो आज हमारे ये टोटल 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, इस वाले के 25 हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम वर्णमाला को विराम देते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे आगे वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा संधि। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं संधि। इससे अलग जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो जो एग्जाम्स वाइज हैं, वो एग्जाम वाइज हम जब पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो हम पर्टिकुलर एक पूरे क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे हिंदी के, जिस भी एग्जाम का वो हिंदी का पेपर होगा, हम उस पूरे पेपर के हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ तक का मुझे लगता है कि जितना मैं बता सकता था, और आपने खुद भी देख लिए होंगे कि यूपी के पीसीएस एग्जाम में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूँ। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, मैं मानता हूँ कि आपको अब इसके आगे ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने शुरू के 4 लेक्चर देखे हैं तो अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम संधि के साथ। अगर आपने हमसे कुछ सीखा है, आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है, तो आप हमारा सहयोग करिए, लेक्चर को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।